अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बार फिर कौम की नज़रें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, जहां 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन अफराद के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ज़ेर समाअत हैं। बज़ाहिर तो ये कानूनी और आइनी मामला है कि आम अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया गया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इस इशू का कोई हल निकालता, गुज़श्ता रोज़ पहली समाअत पर ही बेंच टूट गया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ और सवाल उठाते हुए ये रिमार्क्स दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने बेंच की तश्कील को भी गैर आइनी करार दिया और रिमार्क्स दिए कि केस सुनने से माजरत नहीं करा, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक इस बेंच को बेंच नहीं मानता। सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा से इत्तफाक करते हुए बेंच पर एतराज़ात उठाए और साथ ही जजेस ने एतराज़ात पर मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर समाअत करने वाला बेंच उठकर चला गया। वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर 7 रुकनी एक नया बेंच बनाया और फिर समाअत शुरू हुई। उसके बाद से ये बहस फिर शुरू हो गई है कि अदलिया के अंदर तकसीम की जो एक खलीज है ये क्यों बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है। हुकूमत को ये शिकवा था कि चीफ जस्टिस साहब अहम केसेस में जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शामिल नहीं करते। अब अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये स्टेप लिया, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब खुद ही अलग हो गए इस बेंच से, क्या वाकई जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एतराज़ात को हल करना अदलिया के वक़ार के लिए ज़रूरी हो गया है? नाजरीन, आज दूसरे रोज़ केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं, मगर सवाल ये है कि तरीक़ेकार क्या होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए जाएंगे। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से 9 मई वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार मुल्ज़मान का डाटा जमा करवाया गया। रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डाटा नहीं दिया गया, जिस पर सवाल उठाया गया कि तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद का डाटा सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। अदालत के सामने ये नुक्ता भी उठाया गया कि 9 मई में मुलव्वस किरदारों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलने चाहिए ताकि किसी के साथ तफरीक ना बरती जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जराइम पर लागू होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज ने ही करना है, लेकिन सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या तहकीकात तो होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी, सीनियर वकला और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही उठाए हुए सवालों के जवाबात तलाश कर पाएंगे? क्या इसके बाद इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा? नाजरीन, इस केस में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो है एतजाज़ एहसन और उसके जो वकील हैं वो है लतीफ़ खोसा साहब। जब से इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ है, हुकूमत जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि बेंच की तश्कील ही ठीक नहीं तो कैसी अदालत और कैसा फ़ैसला। अब हुकूमत ने एक बार फिर से अपनी तोपों का जो रुख है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि मौजूदा जो केस है इसका अंजाम भी 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस करवाने जैसा होने का ही खदशा है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा देखिए। जनाब स्पीकर, मुझे ये अंदेशा है कि एक ऐसा बेंच, एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज किया है, उसे अदालत मानने से इनकार किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसका फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। तो नाजरीन, इस बार भी क्या वही होगा जो माजी करीब में हुआ, यानी अदालत एक फ़ैसला करेगी, हुकूमत को अगर सूट ना किया तो फिर इस पर अमल दरामद ही नहीं हो सकेगा। सवाल उठता है कि आइन और कानून एक है तो उनको सामने रख कर फैसले करने वाले मुसन्निफ़ जो मुनसिफ़ हैं ये मुख्तलिफ़ राय क्यों रखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच सिविलियन अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाना ठीक है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा या नहीं? ट्रायल का फोरम कैसे तय होगा और सिविलियन अफराद की फ़ौज को हवालगी किस बुनियाद पर हो सकती है?
ये इशू हल कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हतमी फैसला अब क्या इस केस से पहले होना वाकई ज़रूरी हो गया है? जो सवाल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उठा रहे हैं, क्या अदालत के अंदर जारी जो रस्साकशी है मुल्क को किसी बड़े आइनी बहरान की तरफ ले जा सकती है? क्या आइनी और कानूनी मामलात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से अदलिया का वक़ार मजरूह हो रहा है? क्या इस मसले को फ़िक्स कैसे किया जाए? मैं बात करूंगी मुझे वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंट में जो तो उन्होंने बातें की वो तो हमने बताया, वो एक टीवी प्रोग्राम में भी एक बात आज कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कन्फर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि दोनों सीनियर वकला लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन पहले ज़मान पाक में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिले, फिर ये चीफ जस्टिस को जाकर मिले, उसके बाद इन्होंने पटिशन लगाई। इस मुलाकात में ये तय हुआ कि कौन सा बेंच बनाना है। इस पर भी मुलाकात में सारी चीज़ें तय की गई कि काजी फ़ायज़ ईसा को बेंच का हिस्सा बनाया जाए ताकि एतराज़ ही ना रहे, क्योंकि आप लोग ये हमेशा कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं उसमें जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं इनको शामिल नहीं करते। तो अब इस पर आप लोग इस मामले को हुकूमत इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है, पहले कहते थे शामिल नहीं करते, अब शामिल कर रहे हैं, तो इस मामले को आप इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि अभी समाअत शुरू हुई तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तो हम तो इस फैसले को मानेंगे नहीं। शाजिया, आपने बड़ी तफसील से दोनों जो इस प्रोसीडिंग के रुख हैं उनके मतलब आपने बात की, और फिर जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके अपने खुद ही सवाल जो उन्होंने पैदा किए ड्यूरिंग हेयरिंग, और उसके जवाब वाज़ह तौर पे थे कि वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ डिफाइनिंग मोमेंट्स नहीं होते हिस्ट्री में। एक ऐसा हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे अदलिया का एक बहुत अहम रोल है जिसको उनको अपने एक पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ाना है। लेकिन जो पिछले काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही हैं उनका लोगों को यहाँ सोशल मीडिया पे आप देखते रहे कि जी जब बेंच बनता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। तो अगर ये इम्प्रेशन या तसर आ जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालत उज़्मा के मामलात पे, और वहाँ पे बैठे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको भी सोचना चाहिए। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि आपने बताया कि जो हमारे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं या जस्टिस मसला ये है राना साहब कि अभी समाअत हुई है, अभी तो सवाल जवाब होने हैं, अटॉर्नी जनरल से पूछे जाने हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील हैं खोसा साहब, अभी मामला शुरू होता नहीं है। पहले हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों ने तो मानना ही नहीं है, इसका तो हाल वैसा ही होगा जैसा 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से होता। जब आप लोग पहले ही एक चीज़ का ऐलान कर देंगे कि हमने मानना ही नहीं है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो आप लोग पहले ही मजरू कर देते हैं। नहीं शाजिया, जो आप बात कर रही हैं ना पहले नहीं हम करते। देखिए जो 14 मई का मसला है वहाँ पे भी ये मसला था कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी अदालत उज़्मा के अंदर से चली थी, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो 4-3 का फैसला था। तो अगर ये बात हो तो फिर क्यों ना उस जजमेंट पे या उसको जो आप कहते हैं कि उसको मुतनाज़ा बना दिया नहीं जाता, बल्कि वो मुतनाज़ा होता है। अभी जो बात हुई है, अगर एक डिजिग्नेटेड चीफ जस्टिस जो 2-2.5 महीने बाद चीफ जज होने जा रहे हैं उनका नोटिफाइड वो जज हैं आने वाले चीफ जस्टिस, तो मैं समझता हूँ अगर वो इस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि वैलिड ही करते हैं हमारे नज़दीक, जो बात है कि एक ऐसा लॉ जो एक बन गया और आपने उसको स्टे दे दिया, या लॉ को उसने ठीक कहा जज साहब ने कि या तो कालअदम होता है तो या फिर वो ठीक होता है जज लॉ, तो उस पे के मुताबिक वो कहता है जी ये बेंच नहीं बना सकते हैं। और उन्होंने इस तरह चीफ जस्टिस साहब
और ये भी उन्होंने कहा कि जब से ये लॉ आया है मैंने किसी भी कोर्ट वर्क में नहीं मैं गया, बैठा नहीं हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ वो जो चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं बेंच, वो कानूनी तौर पे सही नहीं है उस लॉ के बाद। तो ये चीज़ें आपको कौम को देखनी भी चाहिए और देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन इससे ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि सिविलियन जो बालादस्ती है उस पर बड़े सवाल उठेंगे। आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, फौजी अदालतें बनी, हमारे सियासतदानों के तब आंसू निकले थे कि सिविलियन बालादस्ती का ये मामला था, लेकिन वो एक ख़ास हालात थे, तब चीज़ें कुछ और रुख की तरफ चल रही थी। लेकिन अब आप लोग जो हैं वो क्या सिविलियन बालादस्ती को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो देखे पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल जो एक स्कूल था जिसमें एक दहशतगर्दी का वाक़या जो बहुत ही इंदोनाक था। लेकिन अभी जो हुआ है ये कंटोनमेंट के एरियाज़ में जहाँ तनसीबात हैं, आपकी फौजी तनसीबात हैं, जहाँ पे आपके कोर कमांडर्स का घर है या जना हाउस जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हमला होगा तो अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन जो है फौजी अदालतों की, वो उसे लॉ की जो 52 का लॉ है आर्मी एक्ट, उसमें वो डोमेन उनकी है। कंटोनमेंट बोर्ड में से लॉज डिफरेंट थोड़े से अप्लाई होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं। लेकिन इससे एक और भी तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कुछ खास मखसूस लोगों को सामने मद्देनज़र रख के उनका ट्रायल करवाने के लिए तो सबको जो है ना वो एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। नहीं शादिया, देखें अगर बात को स्ट्रेच किया जाए या उसको एंगल दिया जाए या पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हों, वो तो और बात है। जिस तरह आज मुदल्लल तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने सारी बातें की, अगर दो ऐसे वकील जो कि अपनी अपनी पार्टियों में वो क्या होते हैं दुदकारे हुए लोग हैं, वो बजा के मिलें और फिर चीफ जस्टिस को मिलें और फिर अदालत में ये कहें कि जी हमने तो आपको कहा था कि आप लार्जर बेंच बना दें, या कोई उन्होंने बात कर दी कि पहले, मतलब वहाँ पे बात नहीं हुई, ये कोई चेंबर में जब मिले वहाँ इन्होंने खुद वो बेंच बनाते हैं, खुद ही वो सारा भी एक ड्रामा होता है जो प्लान्ड होता है। तो मैं समझता हूँ ये, लेकिन एक आप लोग ये देख लें, आप लोग एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जो आने वाले वक्तों में आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। फैसला हुकूमत के हक में आए, हुकूमत मान ले, ना हक में आए तो आप कहें जी हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, हम तो इस अदालत को ही नहीं मानते, हम इन जजेस को ही नहीं मानते। तो आज जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, कल को ये दूसरे लोगों के लिए भी आप एक चीज़ सेट कर रहे हैं, कल को आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं शाजिया, आप हिस्ट्री देखेंगी तो जितना हमने अदालतों में फैसले माने हैं, हमने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मान ली कि जो एक अकाबा भी हुई, जो दुनिया की तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि आप एक तहकीक शुरू करें पनामा की, एक आपके पास पेपर आए और आप पहुंच जाए कामा पे और बच्चे से बेटे से तनख्वाह। अदालत का एहतराम था कि 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब गए, आज तक वापस ही ना आए और पूरी काबीना को वहाँ तलब कर लेते हैं। ये आप दूसरा क्वेश्चन कर रही हैं जिसका कोई सर पाव नहीं है। नहीं, क्यों सर पाव नहीं है? आप अदालतों की इज्जत वकार की बात कर रहे हैं ना सर। रिलेटेड नहीं है चीजें, वो तो अदालतों का एहतराम, ये लंबी बहस है अदालतों के एहतराम वाली। ये जो शख्स कर रहा है इसने दजियां बखेर दी अदालतों की, बुलाते हैं जाता नहीं है, सामने बाहर बैठ रहता है कि मुझे 2-2 घंटे जज इंतजार करते हैं, 6-6 घंटे। ये बात मत करें। वो हम कानून की पासदारी करते हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर JIT में ग्रेड 19-20 के अफसरों के सामने फैमिली के साथ पेश होता रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिटिंग, वो हमने तो नहीं की। हमें तो जिस तरह की सजाएं हुई, हेलीकॉप्टर वो जहाज के हाईजैकिंग में सजाए, उसको उम्र कैद या सजाए मौत दे दी मियां नवाज शरीफ साहब को। ये क्या बात आप कर रही हैं? ये तो आप जो कर रहे हैं ये कंट्रोवर्सी खुद अदालत के अंदर से आती है, हम नहीं पैदा कर रहे। वो अगर या आपको क्या समझते हैं कि दूसरे जज जो है वो ज्यादा लान होंगे? काजी फायज ईसा जज जो ऑनरेबल जज है उनके निस्बत से, अगर वो होने वाले चीफ जस्टिस कहते हैं ये गैर कानूनी बेंच है तो उसको कोई उम्मीद ना दी जाए, उसको फेंक दें रद्दी की टोकरी में उनकी ऑब्जर्वेशन को या उनके कमेंट को, या दूसरे जो आप कहते हैं तीसरे नंबर पे सीनियर जज हैं उनको भी फेंक दें। जब 4 तो वो कहता है 4-3 का फैसला है तो उसको हम फेंक दें।
क्या वो जज उतने ही मोतबर या आने वाले तो ये बात हुकूमत इस बात का फैसला कर चुकी है कि आप लोग अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आप लोग नहीं मानेंगे? अगर तो नहीं मानेंगे। पहले भी ये हुआ, मेरी बात सुने, अदालतों ने एहतराम कराती है अपनी जजमेंट के साथ। दुनिया में कभी हुआ है कि सारी कौम चीख रही हो कि आप केस ना सुने और वो स्टे करें कि हमने सुनना ही सुनना है? यहाँ तो किसी लोअर जुडिशरी में कह दें कि मैंने केस आपसे नहीं सुनाना तो वो अलग हो जाते हैं। ये जो हो रहा है वो सबको क्या हो रहा है, तो ये नहीं होने दिया जाएगा तो ना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का आईन बालादस्त है और उसको हर हाल में उसी स्पिरिट में देखना है, ना कि अपनी इंटरप्रिटेशन पे। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, यूनान के पानियों में कश्ती डूबने का अलमनाक सानेहा अपने पीछे बहुत सी कहानियाँ और बहुत से सवालात छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़कर जाना क्यों पड़ता है, और इसका जवाब हर एक के पास है, लेकिन यहाँ बात फिर कहीं और निकल जाएगी। इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने क्रैकडाउन तो शुरू कर रखा है और अब तक 34 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस साने से पहले भी इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला FIA की आंखों से बिल्कुल भी ढका छुपा नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों हमारे सरकारी इदारे किसी सानहे का ही इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ भी इस हादसे के बाद FIA गैर मामूली मुतहरिका में नज़र आई। इदारे की तरफ से मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अभी तक ये पता लगाने में नाकाम है कि यूनान के पानियों में डूबने वाली कश्ती में कितने पाकिस्तानी मौजूद थे। पाकिस्तान में अभी तक जो फिगर सामने आया है वो तो 350 पाकिस्तानियों का है, जबकि इंटरनेशनल जो इदारे हैं रॉयटर के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 400 पाकिस्तानियों समेत 800 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें से यूनानी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में ये बताया कि कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानी अफराद की लाशें 82 पाकिस्तानी अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा देखिए। जून 10 को ये कश्ती, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके ले जाने की कोशिश की गई, और इसमें जो पाकिस्तानीज हैं उनकी तादाद वो तकरीबन 350 है, और इसमें 104 लोग सरवाइव हुए हैं। उनमें से पाकिस्तानी की तादाद अभी तक जो है वो सिर्फ 12 है। 82 जो है वो डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं। अभी तक पाकिस्तान में 281 फैमिलीज ने ये राब्ता किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके प्यारे हैं या उनके जो बच्चे हैं वो इस हादसे का शिकार जो है वो हो सकते हैं। नाज़रीन, किसी इंसान की मौत एक ऐसा अमल है जिसमें लवाहिकीन का इत्मीनान और यकीन होना ये नहायत ज़रूरी है, और इसका ताल्लुक़ कफन दफन के साथ होता है, जिसके लिए लाशों का उन तक पहुंचना, उनके लवाहिकीन तक पहुंचना ये भी ज़रूरी होता है। पानी से कुछ देर बाद निकलने वाली लाशें बाज़ औक़ात नाकाबिल शनाख्त होती हैं, जिसके लिए DNA के सैंपल्स के लिए FIA ने खुसूसी डेस्क भी बनाया है। लेकिन अभी तक सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी ज़िंदा बच गए हैं वो भी अभी तक वापस नहीं पहुँचे हैं, तो लाशों को लाने का निज़ाम फिर कैसा होगा? इस साने पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की यूनानी हुकूमत के मुबैना किरदार के हवाले से खामोशी भी बहुत सारे सवालात उठा रही है। गैर मुल्की मीडिया में मुसलसल इस बात की निशानदही की जा रही है कि इस अफसोसनाक वाक़े में यूनान के कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत भी शामिल थी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंजन फेल होने की वजह से कश्ती 7 घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसके दौरान कश्ती का अमला यूनानी कोस्ट गार्ड से मदद भी मांगता रहा, मगर उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। उसी तरह बरतानिया के एक दूसरे अखबार गार्डियन ने भी अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड अपनी गफलत पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हादसे के बाद यूनानी हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को फौरी बंद किया और डूबने वाले तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया। गार्डियन की तरफ से इस पॉइंट की भी
निशानदेही की गई कि डूबने वाली कश्ती का इंजन कुछ दिन पहले फेल हो गया था, जो इस बात का सबूत है कि अमले को मदद के लिए ज़रूर पुकारा गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूनान हुकूमत की तरफ से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद के बाद मौक़िफ़ सामने आया है कि मुसाफिरों की तरफ से यूनानी साहिली मुहाफ़िज़ों से कोई मदद की दरख्वास्त नहीं की गई, क्योंकि वो तो इटली जाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि क्या इस साहने में ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी, तो पाकिस्तान इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या पाकिस्तानी हुकाम ने यूनानी कोस्ट गार्ड के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे एडिशनल DG FIA राना अब्दुल जब्बार साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अब तक आप लोगों की तरफ से जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ है इंसानी स्मगलरों को पकड़ने का, क्या उन सबका ताल्लुक इसी वाक़े से है? जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जी, जो अभी हमारी इस वक्त कैंपेन चल रही है या जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसमें हमने अभी तक इस वाक़े के मुतल्लिक़ तकरीबन 70 के करीब FIR दर्ज की हैं, और उसमें से 27 जो हैं वो इस वाक़े में मुलव्वस जो स्मगलर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? कितने कितने पैसे लिए, कब से वो ये काम कर रहे थे, और क्या उनका ये पूरा एक नेटवर्क है जो यकीनन पाकिस्तान में नहीं होगा? पाकिस्तान से कराची गए, कराची से लिबिया, फिर लिबिया से आगे उन्होंने जाना था। क्या पूरा एक ये बड़ा नेटवर्क है? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है जी, जिसका या इस खत्ते से, जो कि ख़ास तौर पर हमारा जो नॉर्दर्न पंजाब है और GT रोड के जो गुजरांवाला डिवीज़न है, गुजरात है, और उसके साथ फिर मुल्क का आज़ाद कश्मीर का इलाका है, उस एरिया से ये ज़्यादा माइग्रेशन का ट्रेंड है। और ये जो इसके लिए इस वक्त जो ये स्मगलर्स जो इसमें ऑपरेट कर रहे थे, वो 25 से 30 लाख रुपए हमें पता चला है इंटरोगेशन के दौरान कि वो लोगों से लेते थे। और फिर जितने भी ये लोग गए हैं, उनमें प्राइमरीली मोस्टली वैलिड वीज़ा पे उन्होंने ट्रैवल किया है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल किया है, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं। यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही नेग्लिजिबल हुई है इस वाक़े में। और आगे जाकर लीबिया में नहीं, जो लोग आप कह रहे हैं डूबे हैं, वो उन सबके पास लीगल वीज़ा था, ये कह रहे हैं आप? जी, जो हमारी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो विक्टिम फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया, और उनसे हमने जो डॉक्यूमेंटेशन ली, और उसके जरिए से फिर हमने लीगल वीजा कहाँ का था? ईरान का, लिबिया का, या कहाँ का लीगल वीजा था उनके पास? लिबिया जी, लिबिया का वीजा और वैलिड डॉक्यूमेंट, उस पे मोस्टली ने उसी पर ट्रेवल किया, बाय एयर गए और लीबिया तक। जाहिर बात है कि जब आपको वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो फिर उसको रोकने में भी बहुत सारी कबाहतें होती हैं। तो आगे जाकर वो लीबिया में जब वो लीगली पहुंच गए, तो वहां से आगे से फिर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो एक इलीगल एक्टिविटी शुरू होती है, जो कि ओपन वाटर्स में है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और उसमें ये जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, और वो जो बोट थी वो डूब गई। जो इसमें मुलव्वस स्मगलर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, वो जो हमने गिरफ्तार किए हैं, उनका यकीनन इसी एरिया से मोस्टली ताल्लुक है। और इन्हीं का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इनका ही कोई रिलेटिव या इनका कोई साथी जो एसोसिएट है, वो ट्रांसनेशनल क्राइम में मुलव्वस है, वो लीबिया में मौजूद है या वो इटली में मौजूद है, और ये उसी नेटवर्क के जरिए से ऑपरेट करते हैं। और उसके मुतल्लिका जो है, हम अपनी मालूमात जो हैं वो थ्रू इंटरपोल और जो हमारे अपने लिंक ऑफिसेज हैं FIA के जो स्टैब्लिश हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ग्रीस में और स्पेन में और इटली में, उनको हम ये मालूमात फराहम करें ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस नेटवर्क को ब्रेक किया जाए। और दूसरा, जो लोग बचे हैं वो भी यूनान में ही हैं, उनकी वापसी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? वो 12 थे जी, वो 12 के 12 जो हैं वो जो ग्रीक अथॉरिटीज़ हैं उनके पास हैं। उनमें से कुछ ने असाइलम क्लेम कर लिया है और उनकी प्रोसेसिंग हो गई है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो हमारे लिंक ऑफिस ने वहाँ पे मालूमात इकट्ठी की हैं, और कुछ अभी अंडर प्रोसेस। अच्छा, सब लोग वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वापस आने के लिए तैयार नहीं है? जी, ऐसे ही है जी।
और जो लाशें कितनी मिल चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए ज़ाहिर है लवाहिकीन की भी तो तसल्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो अभी तक इस आस में बैठे हैं कि शायद उनको भी कभी फ़ोन आ जाए किसी के बेटे का, किसी के खामन का, किसी के भाई का कि वो ज़िंदा है, वो इस जगह पर है। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है लवाहिकीन के लिए कि अगर कोई मर गया है तो भी उसको परफेक्ट बिल्कुल इत्तला चाहिए, और अगर कोई ज़िंदा है उसके बारे में भी वो जानना चाहता है। तो कितनी लाशों के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है, उनको लाने का क्या बंदोबस्त है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। और उसमें अभी तक की जो अपडेट है उसमें एक 82 के करीब जो डेड बॉडीज हैं वो 82 रिकवर हुई, और उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो थ्रू इंटरपोल हमें मौसूल हो चुके हैं, और नादरा जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी उसको ओवरसी कर रही है। और जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो जो डेटा हमारे पास है, जिन फैमिलीज ने हमारे साथ रब्ता किया हुआ है उनके साथ उनका फिर क्रॉस चेक करके तो जो हमारी इनमें से मैचिंग निकलेगी तो उनका फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर वो डेड बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एट द सेम टाइम हमने डीएनए की कलेक्शन भी कंप्लीट कर ली है, जो कि विक्टिम फैमिलीज ने हमारे साथ रब्ता किया, वो भी हम डीएनए का जो डेटा है वो शेयर करेंगे ग्रीक अथॉरिटीज़ के साथ, और जो डेड बॉडीज़ वहाँ पर रिकवर हुई हैं उनके डीएनए के साथ जब मैच हो जाएगा तो फिर जो डेड बॉडीज़ पाकिस्तान की होंगी तो उनके लवाहकीन तो को ग्रीक अथॉरिटीज करेंगे। कितने पाकिस्तानी मिसिंग हैं, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि कितने मिल ही नहीं सके पानी से? उनकी अनकन्फर्म न्यूज़ हैं सारी की सारी, क्योंकि ये जो जिस शिप पे ये आए थे, जिस तरह आप पहले बता रही थी, उसमें एग्जैक्ट कितने नंबर्स थे वो बताना मुश्किल है, लेकिन जो 12 पाकिस्तानी सर्वाइवर थे उनके साथ जब FIA लिंक ऑफिस के इंचार्ज ने बात की इनफॉर्मली शुरू में ही पहले दिन जब वो रिकवर हुए वहां से, तो उनके मुताबिक कोई हमारा जो फिगर है वो 300 के करीब है, 300 प्लस हो सकता है जो कि पाकिस्तानी इस बोट में आप लोगों की बचने वालों से वैसे बात हुई है कि पता चल सके असल में वजह हुई क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोस्ट गार्ड ने बचाने के लिए रस्सी डाली, वो फिर उलट गई, कुछ ने कहा कि जान के मारा गया, कुछ कह रहे हैं कि फायरिंग भी मौके पर हुई। ये तो जो एनी शाहिद है, जो मौजूद था, जो बच गया है, वो बता सकता है। तो क्या आप लोगों ने किसी ने इस सही मौक़िफ़ को जानने की कोशिश नहीं की कि जो बच गए हैं पाकिस्तानी उनसे बात की जाए? जी, जो हमारे सर्वाइवर हैं वो चूंकि जब उनको रेस्क्यू करके लाया गया तो उसके बाद वो ग्रीक अथॉरिटीज़ के ही कस्टडी में थे, और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चूंकि वो असाइलम सीक कर रहे होते हैं तो उनकी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अभी हमारे जो एम्बेसी है ग्रीस में, उन्होंने एट द हाईएस्ट लेवल रिक्वेस्ट की है कॉन्सुलर एक्सेस की, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि वहाँ पर क्या हुआ, वो आफ्टर ऑल पाकिस्तानी सिटीजन हैं, और वो कैसे हुआ और कितने लोग थे। तो वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है विद ग्रीक अथॉरिटीज़, एंड वी आर होपफुल के उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई आएगा तो फिर वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ और इनके जो बाकी साथी थे वो कितने थे। बहुत बहुत शुक्रिया DG FIA राना अब्दुल जब्बार साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।